हेलो पीपल, व्हाट इज़ अप एंड वेलकम बैक टू माय चैनल घनिष्ठ स्पेस। दिस इज़ घनिष्ठ। तो मैंने काफ़ी टाइम से आपसे बोला हुआ था कि ब्लॉग दोबारा से शुरू करेंगे। सो आज फाइनली मुझे टाइम मिला और आज वेदर भी अच्छा था, तो मैं अपनी बाइसिकल के साथ घर के ही पास में क्वींस पार्क है, काफ़ी बड़ा पार्क है, मैं वहाँ पे आ गया। तो आज का व्लॉग साइकिलिंग करते करते ही शूट करेंगे। और बाय द वे मुझे कनाडा में 1 साल हो गया है। सो आज व्लॉग करते करते आई डिस्कस कि उस 1 साल में मेरा कनाडा के अंदर एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो चलो गाइस, अब फाइनली वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा माय जर्नी टू कनाडा। जो कनाडा आने तक की जर्नी थी वो कैसी रही, तो कैसे मेरे मन में ख्याल आया कनाडा आने का और कैसे कैसे सारी चीज़ें प्लान हुई और मैं कनाडा कैसे आया। तो सबसे पहले मैं कनाडा में आया था 2021 में मार्च में, यानी कि लास्ट ईयर। सो इस मार्च में मेरे को कनाडा में पूरा 1 साल हो गया था। सो आई हैव कम्प्लीटेड माई 1 ईयर इन कनाडा। सो मैंने जब अपनी क्लास 12 पास की थी 2020 में, 2020 के अगस्त में मेरे पास रिज़ल्ट था। सो मैंने जनवरी इनटेक लिया था कोलंबिया कॉलेज के अंदर। और जो मेरा प्रोग्राम था, जो मैंने इनिशियली डिसाइड किया था कि मेरे को क्या पढ़ना है, वो था एसोसिएट्स डिग्री इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो सब कुछ ईजिली सॉर्टेड वगैरह होता गया। जब मैं यहाँ पे आया तब भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा लगा। यहाँ की जो सोशल लाइफ है वो काफ़ी अमेजिंग है। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, यहाँ के लोग काफ़ी फ्रेंडली हैं। जब मैं अपनी कंट्री में था, मैंने सुना था यहाँ पे सॉफ्ट रेसिज्म है। यहाँ पे लोग आपको मुंह पे नहीं बोलते हैं, पर उनके एक्सप्रेशन से सब कुछ पता लग जाता है। बट पर्सनली मेरे को ऐसा कुछ फील नहीं हुआ अभी तक। मेरे को 1 साल हो गया है, तो मेरे को नहीं लगता कनाडा के अंदर रेसिज्म या कुछ है। सो या कनाडा इज़ अ रियली गुड प्लेस टू कम एंड स्टडी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्टडीज़, कि यहाँ पे स्टडीज़ वगैरह कैसी हैं, यहाँ पे पढ़ाई ईजी है, हार्ड है, फ़ीस क्या क्या स्ट्रक्चर है, वो सब बात करते हैं। तो सबसे पहले, जैसे मोस्टली बच्चों को पता भी होगा जो प्लान कर रहे हैं कनाडा आने का, कि यहाँ पे हमको एक बैलेंस बनाना पड़ता है अपनी स्टडीज़ के बीच में और अपनी पार्ट टाइम जॉब के बीच में। क्योंकि आइडियली अकॉर्डिंग टू द लॉ वी कैन ओनली वर्क हेयर फॉर 20 आवर्स अ वीक, वी कैन नॉट एक्सीड दैट। सो हम 20 आवर्स से ज़्यादा यहाँ पे काम नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी वरना फिर पढ़ाई हैम्पर होती है। सो गवर्नमेंट का जो रूल है वो यही है कि हम 20 आवर्स कोई भी जॉब कर सकते हैं, बाकी हमको अपनी पढ़ाई पे फोकस करना है। सो यहाँ पे काफ़ी सारे कॉलेजेस हैं। अगर मैं कॉलेजेस की बात करूँ, तो मैं पर्टिकुलरली ब्रिटिश कोलंबिया के अंदर आया था, तो यहाँ पे काफ़ी सारे कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं। सो आप इजीली चूज़ कर सकते हैं। और मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी जो स्टडी परमिट के ऊपर बनाई थी, उस पर बताया था कि आपको वाइसली चूज़ करना होता है कॉलेज, क्योंकि अल्टीमेटली आपकी पढ़ाई सारी उसी कॉलेज के ऊपर डिपेंड है। और मोस्टली सब कोशिश ये करें कि हम अप्रूव्ड DLI में ही एडमिशन लें, अदरवाइज इट विल बी अ क्योस फॉर यू गाइस। सो अप्रूव्ड DLIs के अंदर ही एडमिशन लें। अब बात करते हैं फ़ीस की, कि फ़ीस स्ट्रक्चर क्या होता है हमारे प्रोग्राम का जिसकी हम पढ़ाई कर रहे होते हैं। सो यहाँ पे कनाडा में हर प्रोग्राम के अंदर जो फ़ीस डिसाइड होती है वो डिसाइड होती है कि आप कितने कोर्सेज या फिर कितने क्रेडिट्स करेंगे उस प्रोग्राम के अंदर। फॉर लेट्स से कि मेरा जो प्रोग्राम है उसके अंदर मेरे को 64 क्रेडिट्स करने हैं, तो उन 64 क्रेडिट्स की मेरे को फ़ीस पे करनी पड़ेगी। और ऑन एन एवरेज ब्रिटिश कोलंबिया के अंदर, आई एम टॉकिंग अबाउट ब्रिटिश कोलंबिया ओनली, सो ब्रिटिश कोलंबिया के अंदर जो एवरेज फ़ीस है पर क्रेडिट, दैट इज़ 600 कैनेडियन डॉलर्स हमको पे करने होते हैं फॉर 1 सिंगल क्रेडिट। और मेरे को 64 क्रेडिट्स करने हैं, तो यू कैन कैलकुलेट कि मेरे को कितना पे करना होगा। और ये एवरेज है, लाइक $600 पर क्रेडिट इज़ एवरेज इन ब्रिटिश कोलंबिया। अब बात करते हैं कोर्सेज़ की। तो यहाँ पे आपको कोर्सेज़ बहुत वाइसली डिसाइड करने होते हैं। तो यहाँ पे जब हम कॉलेज के अंदर पढ़ रहे होते हैं, तो हमको जो कोर्सेज़ डिसाइड करने होते हैं वो हमको हमारा एंड गोल डिसाइड करके करने होते हैं। लेट मी एक्सप्लेन यू। सपोज़ मैं अभी यहाँ पे IT पढ़ रहा हूँ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अभी मेरे पास केवल उसकी एसोसिएट डिग्री है। देन व्हेन आई विल पास द कॉलेज आई हैव टू गो टू द यूनिवर्सिटी। सो यूनिवर्सिटी विल से कि ठीक है, आप मेरे को अपनी ट्रांसक्रिप्ट दिखाओ। देन यूनिवर्सिटी विल चेक ऑल द कोर्सेज दैट आई हैव पास्ड एंड माई GPA। सो दे विल से कि ये वाला कोर्सेज जो आपने करा है, हम इसका क्रेडिट काउंट नहीं करेंगे, या फिर हम इस वाले कोर्स का क्रेडिट काउंट नहीं करेंगे। फिर आप सोचोगे कि अगर मेरे को ये चीज़ पहले पता होती तो मैं वही कोर्स लेता जिसका क्रेडिट काउंट हो जाता। तो उसके लिए हमेशा कोर्सेज़ वो लें अपने एंड गोल को डिसाइड करके। आपको जिस भी यूनिवर्सिटी में आपकी PR के बाद या फिर आपकी इमीडिएटली आपको अपनी एसोसिएट डिग्री या फिर 2 साल के डिप्लोमा के बाद पढ़ने जाना है, जहाँ पे आपको अल्टीमेटली ट्रांसफ़र लेना है,
उस कोर्स या उस कोर्स के अंदर या फिर उस यूनिवर्सिटी के अंदर आप देख लें कि जो कोर्स आप पढ़ रहे हैं उसकी ट्रांसफरेबिलिटी है या नहीं। अदरवाइज़ आपको सेम कोर्सेज दोबारा से पढ़ने पड़ेंगे उन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जाके। और इसके लिए बेस्ट तरीका ये है कि आप जिस भी प्रोविंस के अंदर पढ़ाई कर रहे हैं उस प्रोविंस का ट्रांसफ़र गाइड खोल लें। तो अगर आप बेस्ट ऑप्शन तो ये है कि आप अपने कॉलेज में एकेडमिक एडवाइज़र से अपॉइंटमेंट ले लें, पर इन केस अगर आपको ऑनलाइन चेक करना है आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। जैसे ब्रिटिश कोलंबिया के अंदर है BC ट्रांसफ़र गाइड, वहाँ पे आप जिस कॉलेज के अंदर पढ़ रहे हैं आपको वो सिलेक्ट करना होगा ड्रॉप डाउन मेन्यू में, और जिसमें आप ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं वो ड्रॉप डाउन मेन्यू में सिलेक्ट करना होगा, और वो आपको ईजिली बता देगा कौन से कोर्स आप ले सकते हैं जो ट्रांसफ़र हो जाएंगे। सो विच इज़ ईजी, और यहाँ पे ये हर प्रोविंस के अंदर है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि हमें DLI कॉलेजेस क्यों लेने चाहिए, हावेवर मैंने अपनी जो स्टडी परमिट के ऊपर वीडियो बनाई थी उसमें मैंने ये चीज़ काफ़ी अच्छे से डिस्कस करी थी कि हमको क्यों अप्रूव्ड DLIs में ही एडमिशन लेना चाहिए, पर मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ। जो अप्रूव्ड DLIs होती हैं उनके पास परमिशन होती है और दे आर अलाउड टू गिव एडमिशन टू इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एंड दे आर एलिजिबल टू गेट अ पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट। यानी कि जो पढ़ाई के बाद हम अपना पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद यानी कि हमारी पढ़ाई के बाद जो हमको वर्क परमिट मिलता है वो अप्रूव्ड DLIs ईजिली प्रोवाइड करा देती हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने एक लिस्ट क्रिएट की है जिसके अंदर उसने कुछ कॉलेजेस को अप्रूव किया है बेस्ड ऑन द क्राइटेरिया दैट वी डोंट नो। तो उस क्राइटेरिया के हिसाब से जो उस लिस्ट के अंदर है, अगर आप उस कॉलेज से पढ़ाई करोगे सो यू आर एलिजिबल, यू आर वेलकम टू अप्लाई फॉर पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट। पर अगर आपने उस कॉलेज से पढ़ाई नहीं करी देन इट्स लाइक अ वेरी बिग प्रोसेस, और मेरे को प्रोसेस पता भी नहीं है, मैंने कभी पता करने की कोशिश भी नहीं की, क्योंकि हम क्यों बड़े रास्ते से जाएं जब हमको अप्रूव्ड DLI में एडमिशन मिल सकता है। हाँ, उसमें थोड़ा सा आपको IELTS वगैरह में स्कोर करना पड़ता है और थोड़ा सा एकेडमिक्स अच्छे रखने पड़ते हैं, पर अप्रूव्ड DLI में एडमिशन मिल जाता है। और एडमिशन मिलने के बाद अगर आपको यहाँ के लग रहा है कि आपको मतलब पढ़ाई थोड़ा डिफ़िकल्ट लग रही है, तो अगर आप किसी अप्रूव्ड DLI में आए हैं तो आप एक DLI से दूसरे DLI में ईजिली ट्रांसफ़र भी ले सकते हैं, तो ट्रांसफरेबिलिटी यहाँ पे ईजिली हो जाती है। और अगर आप किसी नॉन DLI में आएंगे तो लाइक आई डोंट नो, रियली आई डोंट नो। अब चलो पढ़ाई के बारे में बात तो हो गई, अब बात करते हैं थोड़ा एक्सपेंसेस के बारे में कि यहाँ पे मंथली एक्सपेंसेस कितने आते हैं बच्चों के, या फिर जो कोई इंटरनेशनल स्टूडेंट अगर यहाँ पढ़ने आएगा तो क्या क्या एक्सपेंसेस वो एक्सपेक्ट कर सकता है कनाडा में। तो सबसे पहले यहाँ पे फ़ोन का एक्सपेंस, यानी कि जो भी आप फ़ोन वगैरह लेंगे उसका एक्सपेंस आएगा। सो वो डिपेंड करेगा कि आप कौन सा फ़ोन लेते हैं और उसका आप क्या मंथली टॉपअप लेते हैं, आप डेटा प्लान कौन सा लेते हैं, आप कॉलिंग प्लान कौन सा ले रहे हैं, उस सब पे डिपेंड करेगा। और मोस्टली यहाँ पे कनाडा के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं वो एज़ कम्पेयर टू आवर होम कंट्री इंडिया, उसके कंपैरिजन में यहाँ पे थोड़ा अफोर्डेबल हैं, वो थोड़ा सस्ते पड़ जाते हैं। और यहाँ पे मोस्टली सब लोग जो उनको फाइनेंस कराते हैं। फाइनेंस मतलब जिस भी कैरियर का आपके पास सिम कार्ड है, जो भी आप सिम कार्ड लेने जाते हैं, वही आपको बोलता है कि आप मेरा प्लान तो ले ही रहे हैं, डेटा एंड कॉलिंग का, अगर आप इसमें मुझे $40 या फिर $60 ऊपर से देंगे पर मंथ फॉर अराउंड 24 मंथ्स एवरेज है, 24 मंथ्स के लिए देते हैं सब। तो 24 मंथ्स तक अगर आप मेरा जो प्लान है वो लेंगे और प्लस मेरे को $40-50 ऊपर से देंगे कमिटमेंट के साथ कि आप 2 साल तक मेरे पास ही रहेंगे, उसी सेम कैरियर के पास रहेंगे, तो आपको फ़ोन भी दे देता है। आप कोई भी फ़ोन ले सकते हैं, 12 Pro Max, 13 Pro Max, आईफोन, सैमसंग, आप कोई सा भी फ़ोन ले सकते हैं। दैट इज़ टोटली अप टू यू। लाइक अगर आप एक्सपेंसिव फ़ोन लेंगे, आईफोन वगैरह 13 Pro Max या फिर 12 Pro Max आईफोन लेंगे, सो आपको पे करना पड़ेगा अराउंड $100 से $150 के बीच में पर मंथ। सो आप ये एक्सपेंस अपना मान के चलें। उसके अलावा यहाँ पे जो वाईफाई हैं वो भी, जो मैंने यहाँ के पर्सनली फ़ील करा, वो इंडिया के कंपैरिजन में थोड़ा एक्सपेंसिव है। इंडिया में थोड़ा जब से जियो वगैरह का फाइबर वगैरह आ गया था, एयरटेल का फाइबर वगैरह आ गया था, तो तब से थोड़ा अफोर्डेबल हो गए थे ब्रॉडबैंड्स वगैरह घर में लगाने। पर यहाँ पे अभी भी यहाँ पे ऑप्टिक फाइबर बहुत पहले आ गया था, पर यहाँ पे वो थोड़ा इतना भी एक्सपेंसिव नहीं है, पर अगर आप उसे INR में कन्वर्ट करेंगे तो वो ऑब्वियसली आपको एक्सपेंसिव लगेगा। तो यहाँ पे जो 1 Gbps का प्लान मेरे पास है उसका मैं पे करता हूँ अराउंड $120 पर मंथ। सो और मेरे पास टेलस का है, सो टेलस की स्पीड भी काफ़ी अच्छी आती है। सो वाईफाई का भी आपको $100 के बीच में आप मान के चलें, अगर आपको अच्छा स्पीड वाला प्लान लेना है। अगर आप 100 Mbps 300 Mbps तक खुश हैं तो फिर मतलब आपका काम चल जाएगा, तो फिर आपको इतना पे करने की ज़रूरत नहीं है, आप $50-60 वाला प्लान भी ले सकते हैं वाईफाई के अंदर।
इसके अलावा जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी बिल है, यूटिलिटीज़ का बिल है, वो सब आपको काफ़ी बार जो लैंडलॉर्ड है वो उसको इंक्लूड कर देता है रेंट में। काफ़ी बार अगर हम अपार्टमेंट्स वगैरह लेते हैं तो हमको ऊपर से पे करना होता है जो भी हम यूज़ करते हैं। सो वो टोटली डिपेंड करेगा आपके लैंडलॉर्ड पे या फिर आपके मोड ऑफ अकोमोडेशन पे, आप कैसे और कहाँ पे अकोमोडेट कर रहे हैं अपने आप को। इसके अलावा ग्रोसरीज़, तो ग्रोसरीज से ज़्यादा जो मैंने यहाँ पे पर्सनली देखा है, जो बच्चे रहते हैं वो टिफ़िन सर्विसेज को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि ग्रोसरीज़ के अंदर एक तो उनको जाके ग्रोसरी वगैरह लेके आनी पड़ेगी, प्लस उनको बनाना भी पड़ेगा घर पे खाना, जो कि काफ़ी बच्चों को आता भी नहीं है। यानी कि मैं बॉयज़ की बात कर रहा हूँ, गर्ल्स तो फिर भी बना लेती हैं। तो मेरे जैसे जो बॉयज़ हैं उनको इतना ज़्यादा अच्छा खाना बनाना नहीं आता है। तो ऐसा हो सकता है हम हफ्ते में 1 बार बना लें, 2 बार बना लें, पर हम हफ्ते में 7 दिन खाना नहीं बना पाएंगे। तो वो मोस्टली यहाँ पे टिफ़िन सर्विसेज ले लेते हैं। तो वो अराउंड $250 से $300 पर मंथ लेते हैं और वो आपको 4 to 5 डेज़ अ वीक मील दे देते हैं दोनों टाइम का। तो वो भी काफ़ी ईजी रहता है बच्चों के लिए। दैट इज़ समथिंग लाइक स्टूडेंट्स प्रेफर। तो ग्रॉसरी वगैरह का ऐसा है, पर अगर आप इंडिविजुअली ग्रॉसरी करने जाएंगे तो वो डिपेंड करेगा आप क्या क्या लाते हैं, आप क्या खाते हैं, आप वेजिटेरियन हैं, आप वीगन हैं, आप नॉन वेजिटेरियन भी खा लेते हैं। तो टोटली आपकी ग्रॉसरी डिपेंड करेगी आप क्या क्या ले रहे हैं। तो यू कैन अंडरस्टैंड, इसका कोई एस्टिमेट नहीं लगा सकते हैं। इसके अलावा जो हम कुछ फिक्स्ड एक्सपेंसेस मान लें तो वो होंगे आपके मेडिकल सर्विस प्लान, यानी कि MSP। सो MSP इज़ लाइक गवर्नमेंट आपको कवर करती है। सपोज़ आपका कोई इंजरी हो गई, आपका कोई हेल्थ इशू हो गया, कुछ भी हो गया, सो गवर्नमेंट विल कवर दैट। क्योंकि कनाडा के अंदर मेडिकल जो है वो फ्री है, पर अभी हम यहाँ पे परमानेंट रेजिडेंट नहीं है, वी आर ऑन टेम्परेरी स्टेटस। तो हमको MSP पे करना होता है, जो कि मेडिकल सर्विस प्लान लेते हैं। सो फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इट्स अराउंड 70 to 80 कैनेडियन डॉलर्स। वो हमको पर मंथ फिक्स्ड एक्सपेंस है जो पे करना ही पड़ता है। इसके अलावा अगर आप गाड़ी वगैरह ले लेंगे यहाँ आने के बाद तो फिर आपका इंश्योरेंस वगैरह भी होगा, वो फिक्स्ड एक्सपेंस में ही आएगा। इसके अलावा जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया था, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स काफ़ी अफोर्डेबल हैं एज़ कम्पेयर टू इंडिया। सो इलेक्ट्रॉनिक्स का मैंने आपको अभी बताया ही था कि इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ पे काफ़ी अफोर्डेबल हैं। यहाँ पे आप ईजिली फाइनेंस करा सकते हैं, चाहे वो एप्पल वॉच हो, चाहे वो आईपैड हो, मैकबुक हो, मैक स्टूडियो हो, आप कुछ भी यहाँ पे फाइनेंस करा सकते हैं। यू जस्ट हैव टू मेंटेन अ गुड क्रेडिट स्कोर। अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा नहीं है तो आपको कोई भी स्टोर फाइनेंस नहीं देगा, पर अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है और डिसेंट क्रेडिट स्कोर है देन आपको मिल जाएगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट जॉब्स, कि हम पार्ट टाइम जॉब्स तो कर लेंगे पर जॉब्स अवेलेबल हैं भी वहाँ पे, क्योंकि काफ़ी बच्चे पूछते हैं कि यहाँ पे जॉब्स का क्या हिसाब है। मेरे भी कुछ दोस्त हैं जिन्होंने काफ़ी ने मुझसे अब तक पूछ लिया है कि वहाँ पे पार्ट टाइम जॉब्स का क्या हिसाब है, कैसे जॉब्स होती हैं। क्योंकि जब हम यहाँ पे आते हैं हमें कोई आइडिया नहीं होता कि कहाँ कैसे जॉब मिलेगी, कहाँ हमको जाना पड़ेगा, इंटरव्यू होंगे या कहाँ से अप्लाई करें, कुछ नहीं पता होता। तो उसके लिए यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको बताया था कि हम पार्ट टाइम काम करेंगे 20 आवर्स अ वीक। तो हमको जो भी जॉब अप्लाई करनी है हम मेक श्योर कर लें कि हम पार्ट टाइम में ही अप्लाई कर रहे हैं। हम ऐसा ना हो हम फुल टाइम में अप्लाई कर दें जो कि 40 आवर्स की जॉब हो, फिर हम इंटरव्यू में जाएँ फिर हमको पता लगे कि हम एलिजिबल ही नहीं है उस जॉब के लिए। तो केवल पार्ट टाइम जॉब्स में अप्लाई करें और जॉब्स आपको ईजिली मिल जाएंगी। लाइक ब्रिटिश कोलंबिया में जहाँ पे मैं रहता हूँ, यहाँ पे जो भी बच्चे आते हैं 3 to 4 वीक्स के अंदर सबको जॉब मिल जाती है, ईजिली मिल जाती है। और अगर मैं बात करूँ टाइप्स ऑफ जॉब्स के बारे में तो यहाँ आपको सारी जॉब मिल जाएंगी पार्ट टाइम में भी। ऐसा नहीं है कि वो पोजीशन केवल फुल टाइम में ही निकलती है, वो पार्ट टाइम में आपको नहीं मिलेगी। मोस्टली आपको सारी पोजीशन मिल जाएंगी एक्सेप्ट दी लेवल 3 जॉब्स, यानी कि मैनेजर, HR, ह्यूमन रिसोर्सेज में, या फिर आप किसी सीनियर लीड में जाना चाहें तो वो पार्ट टाइम जॉब्स नहीं होती। और उससे नीचे आप IT में या फिर रिमोट वर्क में या फिर वेयर हाउसिंग में या फिर लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट में, आप कहीं पर भी आपको ईजिली पार्ट टाइम जॉब्स मिल जाएंगी। और जो पार्ट टाइम जॉब्स होती हैं उसमें जो मेजर एडवांटेज है जो मुझे भी लगा वो है फ्लेक्सिबिलिटी का। यहाँ पे जितने भी एम्प्लॉयर्स हैं उनको पता होता है कि जो स्टूडेंट्स हमारे पास काम करेंगे पार्ट टाइम उनको उनकी पढ़ाई भी करनी होगी साथ में। सो वो आपको ऐसा ही स्केड्यूल देंगे जो आपकी जॉब्स के और स्टडीज़ के बीच में मैच हो जाए, वो क्लैश ना करे। जैसे कि मैंने अपने एम्प्लॉयर से रिक्वेस्ट करी थी कि मैं केवल 2 दिन आऊँगा, मैं रोज़ ट्रैवल नहीं करूँगा जॉब के लिए। सो उसने मेरे को सैटरडे संडे वीकेंड्स की ही शिफ्ट दे दी और मेरे को अब बस केवल वीकेंड्स पे ही जाना है। तो आप अगर रिक्वेस्ट करते हैं तो वो मान जाते हैं। और अगर मैं बात करूँ मिनिमम वेज की, ब्रिटिश कोलंबिया के अंदर हर प्रोविंस के अंदर एक मिनिमम वेज होती है, उससे नीचे कोई भी एम्प्लॉयर किसी को भी हायर नहीं कर सकता। तो वो अभी ब्रिटिश कोलंबिया के अंदर है 15.75 और 25 समथिंग। तो अब बात कर लेते हैं टैक्सेस एंड रिबेट्स के बारे में, क्योंकि जो भी आप जॉब करके सैलरी लेंगे उसमें टैक्स भी लगेगा अभी। तो
जैसे कि काफ़ी उन्हें सुना भी होगा कि कनाडा के अंदर, ब्रिटिश कोलंबिया के अंदर स्पेसिफिकली थोड़ा टैक्स ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर प्रोविंसेस, क्योंकि यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, यहाँ की जो गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ देती है, तो गवर्नमेंट को ऑब्वियसली फंड्स चाहिए उसको मेंटेन करने के लिए, तो यहाँ पे थोड़ा सा टैक्स ज़्यादा है। ब्रिटिश कोलंबिया के अंदर अराउंड 18% टैक्स लगता है। पर ऑन दी अदर हैंड अगर मैं बात करूँ, अगर आप किसी अल्बर्टा जैसे प्रोविंस में जाएंगे तो वहाँ पे प्रोविंशियल टैक्स नहीं है, वहाँ पे केवल फेडरल टैक्स आपको देना पड़ता है। सो वो एक प्लस पॉइंट हो जाता है, वहाँ पे टैक्स बहुत कम हो जाता है, 4-5% ही टैक्स रह जाता है वहाँ पे, तो काफ़ी डिफरेंस आ जाता है। और यहाँ पे अगर मैं टैक्स क्रेडिट्स की बात करूँ तो गवर्नमेंट एज सच स्टूडेंट्स को कोई टैक्स क्रेडिट्स नहीं देती। हावेवर जब आप अपनी पढ़ाई पूरी कर लेते हैं, आप अपनी ट्यूशन फीस पे कर देते हैं, सो आप उसका कुछ पार्ट रिक्लेम कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है जो आपने फ़ीस पे करी उसमें जो टैक्स था वो अब गया, आप उसका कुछ पार्ट रिक्लेम कर सकते हैं। वो आपकी मर्ज़ी है, आप सेम फाइनेंशियल ईयर में कर लें या फिर जब आप पढ़ाई पूरी कर लेंगे आप एक साथ क्लेम कर लें, सो आप कुछ पार्ट क्लेम कर सकते हैं। ऑन दी अदर हैंड अगर मैं स्टूडेंट डिस्काउंट्स की बात करूँ, सो वहाँ पे ऑलमोस्ट मैं जितने ब्रांड्स के पास गया हूँ, एप्पल के पास, माइक्रोसॉफ्ट के पास, गूगल के पास, यानी कि प्ले स्टेशन के पास, सोनी के पास, वॉलमार्ट, सबके पास स्टूडेंट्स के लिए कुछ ना कुछ स्पेशल होता ही है। सो स्टूडेंट डिस्काउंट आपको ईजिली मिल जाएंगे हर जगह पे, पर आपको सामने से ना पूछना पड़ता है। वो आपको सामने से ऑफर नहीं करेंगे कि सर मैं इस पर 20% ऑफ लगा देता हूँ क्योंकि आप स्टूडेंट हैं। सो हमको सबसे इंडिविजुअली पूछना पड़ता है कि स्टूडेंट डिस्काउंट, फिर आपको अपनी आईडी अपने साथ कैरी करनी पड़ती है, स्टूडेंट आईडी, सो आपको स्टूडेंट डिस्काउंट मिल जाते हैं। इसके अलावा आप ISIC कार्ड भी बना सकते हैं, जिसके बारे में मैंने आपको एक वीडियो में बताया भी था। सो ISIC कार्ड जो है वो आपको काफ़ी सारी ब्रांड्स के साथ कोलैब करा देगा, वो आपको सीधा कूपन कोड्स दिला देगा या फिर आपको सीधा उनकी वेबसाइट पर रीडायरेक्ट कर देगा, क्योंकि आप वेरीफाइड स्टूडेंट होंगे तो आपको बार बार स्टोर्स पे जाके अपनी आईडी बैच दिखाने की ज़रूरत नहीं है, आप केवल एक ISIC कार्ड भी कैरी कर सकते हैं। सो अगर मैं लाइफस्टाइल की बात करूँ, सो फॉर श्योर यहाँ पे आने के बाद आपका लाइफस्टाइल जो है वो इम्प्रूव होगा, चेंज होगा। यहाँ पे सारे क्लोथिंग ब्रांड्स हैं, जितने भी वर्ल्ड के अंदर टॉप नॉच क्लोथिंग ब्रांड्स हैं, चाहे आप लुई विटॉन की बात कर लें, गुच्ची की बात कर लें, सब यहाँ पे हैं। और यहाँ पे बहुत सारी जगहें घूमने के लिए, मैं आपको अपने व्लॉग्स में दिखाता भी रहता हूँ। तो काफ़ी सारी जगह हैं यहाँ पे घूमने के लिए, मूवीज़ वगैरह देख सकते हैं। और इवन मेरे पास जो क्रेडिट कार्ड है उसमें मेरे को सीन पॉइंट्स वगैरह मिलते हैं, तो उन सीन पॉइंट्स को यूज़ करके मैं फ्री में मूवीज़ देख सकता हूँ। सो मूवीज़ वगैरह देख सकते हैं। यहाँ पे टूरिस्ट अट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा हैं, यानी कि हर प्रोविंस के पास कुछ ना कुछ ऐसा है जो एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है और इंटर प्रोविंस या फिर इंटर प्रोविंस से लोग उसे देखने आ रहे हैं। और अगर आपके पास यहाँ पे कार है तो आपके लिए ट्रैवल बहुत ईजी हो जाने वाला है, क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक वगैरह बिल्कुल नहीं रहता और यहाँ पे जो ड्राइविंग है वो भी एज़ कम्पेयर टू इंडिया थोड़ा ईजी है। तो यहाँ पे आपको अगर आपके पास आपका खुद का व्हीकल है तो आपके लिए कम्यूट बहुत इजी हो जाता है। हाँ, मैं ये नहीं बोल रहा कि अगर आपके पास अपना व्हीकल है तो ही कम्यूट इजी होगा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के साथ भी कम्यूट जो है बहुत इम्प्रूव्ड है, बहुत बेटर है। पर अगर आपके पास अपना व्हीकल है देन ऑब्वियसली वो थोड़ा ज़्यादा हेल्प करेगा। यहाँ का अगर मैं बात करूँ यहाँ के वेदर की, सो कनाडा के अंदर हर प्रोविंस के अंदर एक अलग वेदर है, हर 100 किलोमीटर्स के बाद आपको वेदर चेंज मिलेगा। सो जिस प्रोविंस में, जिस एरिया में अभी मैं रह रहा हूँ, वहाँ पे वेदर बहुत अच्छा है। यहाँ पे ज़्यादा स्नो नहीं होती, स्नो होती है पर केवल उतनी होती है जितनी अच्छी लगे। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा स्नो हो रही है विनिपेग या फिर सस्कैचुअन की तरह। तो इस वजह से जो ब्रिटिश कोलंबिया है वो यहाँ का ब्यूटीफुल प्रोविंस भी माना जाता है कनाडा का। ऑल इन ऑल अगर मैं इस वीडियो को सम अप करूँ, सो शुड यू कम टू कनाडा और नॉट, सो इट्स टोटली डिपेंड्स अपॉन यू। आप अपनी रिसर्च अच्छे से करें, आप अपने एंड गोल्स बनाएं। आप केवल इतना ही ना सोच के चलें कि पढ़ाई के बाद फिर PR ले लेंगे, फिर क्या। तो आप पूरा एक अपनी साइकिल क्रिएट करके आएँ कि आपको क्या गोल्स होंगे, क्या आपके शॉर्ट टर्म गोल्स होंगे, क्या आपके लॉन्ग टर्म गोल्स होंगे, कैसे वो आप अचीव करोगे। और जो जैसा मैंने आपको बताया अप्रूव्ड DLI के अंदर आए और अपने कोर्स क्रेडिट्स वगैरह सब कुछ ट्रांसफ़र देख लें कि जब मैं अपना कॉलेज पास करके यूनिवर्सिटी में जाऊंगा मेरे को एडमिशन मिल जाए यूनिवर्सिटी में और मेरे क्रेडिट्स ट्रांसफ़र हो जाएं, ताकि मेरी फ़ीस वेस्ट ना जाए। तो यही थी आज की वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो गाइस, और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।